नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 24वां लेक्चर है और इसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। और दिल्ली सल्तनत का आज ये अंतिम टॉपिक हो जाएगा, अंतिम लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इसके बाद यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। लेकिन इस लेक्चर के बाद हम यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे और फिर यहाँ पे मुगल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम लेक्चर है। अब तक दोस्तों जितने भी लेक्चर आए हैं आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं सैयद वंश से। सैयद वंश जिसका शासन काल रहा 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली में। अब देखो, थोड़ा पिछला अगर आप रिवाइज करोगे तो इससे जो पिछला लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 23, उसमें मैंने आपको बताया था तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक या नसरुद्दीन तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासन काल में 1398 में कौन आक्रमण करता है? तैमुरलंग आक्रमण करता है दिल्ली पर। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तैमुरलंग ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली में किस वंश का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में? तो वो था तुगलक वंश। और तुगलक वंश का शासक नसरुद्दीन तुगलक उस समय शासन कर रहा था। तो तैमुरलंग 1398 ईस्वी पर दिल्ली पर आक्रमण करता है और ये एक आक्रांत था, मंगोल आक्रांत था। वहां पर लूटपाट मचाता है और नसरुद्दीन तुगलक के जो भी इसका साम्राज्य था उसको अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद वापस चला जाता है और दिल्ली पर जब ये आधिपत्य कर लेता है तो वहां पे किसको बिठा देता है? खिजर खां को बिठा देता है। तो सैयद वंश का जो प्रथम शासक था वो था खिजर खां। खिजर खां किसका सेनापति था? ये था तैमुरलंग का सेनापति था खिजर खां। खिजर खां का शासनकाल है 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक। और तैमुरलंग जब वापस जाता है तो इसने दिल्ली का सूबेदार खिजर खां को नियुक्त किया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि कौन सी उपाधि धारण की? रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। तो रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक था खिजर खां। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि शिया वंश का था या सैयद वंश का था। मृत्यु इसकी होती है 1421 ईस्वी में। तो इसके कार्यकाल की कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है। एक यही है कि रैयत-ए-आला की उपाधि इसने धारण की थी और ये खिजर खां का तैमुरलंग का सेनापति था। सैयद वंश का ये प्रथम शासक था। उसके बाद सैयद वंश का जो दूसरा शासक वो था मुबारक शाह। मुबारक शाह इसने 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक इसने शासन किया और स्वयं को इसने सुल्तान घोषित कर दिया था। तो सैयद वंश का वह शासक जिसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया वो था मुबारक शाह। 1433 में इसने यमुना नदी के तट पर एक नगर बसाया था, मुबारकाबाद। मुबारकाबाद ये नगर किसने बसाया? तो ये नगर बसाया था मुबारक शाह ने। और इसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे याह्या बिन अहमद सरहिंदी। इसको मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था और याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी है तारीख-ए मुबारक शाही। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तारीख-ए मुबारक शाही किसने लिखी है? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। और ये तारीख-ए मुबारक शाही किसके शासन काल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है? तो मुबारक शाह के शासन काल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट शासक बनता है सैयद वंश का मुहम्मद शाह 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक। इसके शासनकाल की कुछ ऐसी विशेष घटनाएं नहीं है। फिर नेक्स्ट शासक बनता है अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से लेकर 1451 तक। और ये था सैयद वंश का अंतिम शासक। तो सैयद वंश का अंतिम शासक और सैयद वंश का प्रथम शासक आपको नोट करना है। सैयद वंश के बारे में इससे ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं मिलती है या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण हो। सैयद वंश से संबंधित जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में एक और नए वंश की स्थापना होती है और उस नए वंश का नाम है लोधी वंश। लोधी वंश जिसका शासनकाल 1451 से लेकर
26 ईस्वी तक रहा। और लोधी वंश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? लोधी वंश है, क्योंकि इसके बाद दिल्ली पर किस वंश की स्थापना हो जाएगी? मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। तो लोधी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। लोधी वंश का जो प्रथम शासक था या जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल रहा 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। तो ये इसका शासनकाल है यहाँ पे। और लगभग दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो शासनकाल रहा वो बहलोल लोधी का ही रहा था। बहलोल लोधी इसको प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक भी माना जाता है दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्का चलाया था और ये सिक्का अकबर के कार्यकाल तक रहा था। बहलोल सिक्का किसने चलाया? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था और जो भी इसके दरबार में सरदार थे उनके खड़े रहने पर यह स्वयं भी खड़ा रहता था। तो पहला सुल्तान जो अपने सरदारों का इतना सम्मान करता था, अपने सरदारों के खड़े रहने पर यह स्वयं खड़ा रहता था और अपने सरदारों को ये क्या कहकर पुकारता था या क्या कहकर बुलाता था? मकसद ए अली। मकसद ए अली अपने सरदारों को ये कहता था। इसने अपने शासनकाल में जौनपुर पर आक्रमण किया था और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में इसने विलय किया था। तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने जौनपुर को दिल्ली में मिलाया था, दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद लोधी वंश का जो नेक्स्ट शासक बनता वो है सिकंदर लोधी। इसका नाम वैसे निजाम खां था। निजाम खां सिकंदर लोधी के नाम से 1489 से 1517 तक इसका शासनकाल रहा। 1489 में यह शासक बनता है निजाम खां सिकंदर लोधी के नाम से। इसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर बसाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी। और उसके बाद इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। 1506 ईस्वी में आगरा को इसने राजधानी बनाया था। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे मुगल शासक आएंगे जिनकी राजधानी आगरा रही थी। तो आगरा को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने, क्योंकि आगरा शहर बसाया भी सिकंदर लोधी ने ही था। इसने गजे सिकंदरी नामक भूमि पैमाने का प्रचलन किया था। गजे सिकंदरी नामक भूमि पैमाना जिसकी माप 30 इंच हुआ करती थी। इस गजे सिकंदरी नामक जो भूमि पैमाना था, इस पैमाने की जो माप थी वो 30 इंच थी। तो इस भूमि पैमाने का प्रचलन किस शासक ने किया था? सिकंदर लोधी ने किया था। ये कविताओं का बहुत बड़ा शौकीन था और ये गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखने वाला शासक सिकंदर लोधी। 1517 में गले की बीमारी के कारण इसका निधन हो जाता है। सिकंदर लोधी के बाद लोधी वंश का जो नेक्स्ट शासक बनता है इब्राहिम लोधी। इसका शासनकाल रहा 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और सल्तनत काल का जो अंतिम शासक माना जाता है वो इब्राहिम लोधी को ही माना जाता है, क्योंकि इसके बाद बाबर आता है। बाबर इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करके इसको पराजित करके यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इब्राहिम लोधी के शासनकाल के बारे में देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, 22 नवंबर 1517 ईस्वी को यह शासक बनता है। और जैसे ये शासक बनता है इसके और राणा सांगा के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम था खतौली का युद्ध। 1518 ईस्वी में लड़ा गया खतौली का युद्ध। किस किस के मध्य? तो इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ था? राणा सांगा इसमें जीत जाता है, इब्राहिम लोधी इसमें पराजित हो जाता है। अब जो पराजित होता है तो उस पर बहुत सारे लोगों की नजर रहती है कि इसको किस तरीके से गद्दी से उतारना है। उस समय पंजाब का शासक था, पंजाब शासक दौलत खां। और इब्राहिम का चाचा था आलम खां। आलम खां ये दोनों क्या करते हैं? इन्होंने देखा कि इब्राहिम लोधी कहीं ना कहीं एक कमजोर शासक है तो इसको गद्दी से उतरवाते हैं। इन्होंने क्या कर दिया? बाबर को आमंत्रित कर दिया। बाबर को आमंत्रण।
आमंत्रण दिया कि वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे। बाबर को आमंत्रित किसने किया था? दौलत खान ने और इब्राहिम के चाचा आलम खान ने। बाबर आता है और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। तो सल्तनत काल का वह शासक, वह पहला शासक या वह प्रथम शासक या वह एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया, वो था इब्राहिम लोदी। इससे पहले जितने भी हमने सल्तनत काल के वंश पढ़े, चाहे वो गुलाम वंश हो, तुगलक वंश हो, खिलजी वंश हो या आपका लोदी वंश हो, कोई भी अभी तक ऐसा शासक नहीं हुआ था जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। लेकिन इब्राहिम लोदी जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाता है बाबर के द्वारा। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध होता है। तो सल्तनत काल का प्रथम शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया था वो था इब्राहिम लोदी। पानीपत का है तो ये हरियाणा में है। और इसमें जो बाबर था उसने एक तकनीक का प्रयोग किया था, तुगलमा नीति और उस्मानिया पद्धति का उसने प्रयोग किया था इस पानीपत के प्रथम युद्ध में। अभी कैसे वो तुगलमा इसकी नीति, तो इसमें क्या होता, माना ये दुश्मन फौज है, ये दुश्मन फौज है, तो बाबर ने अपनी फौज को इस प्रकार से अर्धचंद्राकार में यहां पे इस प्रकार से लगाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि दुश्मन फौज चारों तरफ से घिर जाती है। इब्राहिम लोदी क्यों हारा? क्योंकि एक तो बाबर के पास एडवांस टेक्निक थी, इसके पास एक तो तोपखाने हुआ करते, दो कुशल तोपची भी थे इसके, जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा खां। तो ये इसके दो तोपची भी थे, तोपखाने थे बाबर के पास। और इसने उस्मानिया पद्धति और तुगलमा नीति का प्रयोग करके पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था बाबर ने। तो बाबर के बारे में हम मुगल वंश में अभी और डिटेल से जानेंगे, बाबर का इतिहास कहाँ से हुआ था और किस प्रकार यहाँ पे उसने मुगल वंश की नींव रखी थी दिल्ली में या भारत में। तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो यहीं पे समाप्त हो जाता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, और लोदी वंश का अंतिम शासक वो था इब्राहिम लोदी, जो कि रणभूमि या युद्ध के मैदान में मारा गया था। तो यहाँ पे लोदी वंश भी समाप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, ये सुल्तान किस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन को संभालते, स्थानीय प्रशासन इनका किस प्रकार से होता था, ये हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से भी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। तो केंद्र में जो मुखिया हुआ करता, राज्य का जो मुखिया हुआ करता, उसको सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में आपने अभी तक ये सुना ही नहीं होगा कि वो जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो राजा था या अलाउद्दीन खिलजी राजा था, उनको सुल्तान ही कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उनको सुल्तान कहा जाता है। तो राज्य का मुखिया कौन होता था? सुल्तान होता था। लेकिन जो सुल्तान था दोस्तों, ये भी स्वतंत्र तो ये होता था, लेकिन ये जो इसके ऊपर जो धार्मिक गुरु होता था इनका, जिसे खलीफा कहा जाता था, खलीफा, तो कहीं ना कहीं खलीफा का इस पर नियंत्रण रहता था। बहुत सारे शासक ऐसे भी थे जिन्होंने खलीफा का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन अधिकांश था जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने खलीफा का नियंत्रण स्वीकार किया था। मंत्रिपरिषद को यहाँ पे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। अब ये यहाँ पे मंत्री हैं और उनके पास कौन कौन से विभाग हैं या किस विभाग से संबंधित वो मंत्री हुआ करते थे, ये हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले वजीर, इसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, प्रधानमंत्री या वजीर। और इसके पास जो मुख्य विभाग होते थे वो राजस्व और वित्त विभाग होते थे। तो वित्त विभाग का मुखिया कौन सा मंत्री था? वो था प्रधानमंत्री या वजीर। उसके बाद एक अन्य मंत्री था आरिज ए मुमलिक, ये था सैन्य विभाग का मुखिया। और दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज का मुखिया कौन था? वो था आरिज ए मुमलिक। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग हुआ करता था। यहाँ पे जो दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने। वैसे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे विभागों की स्थापना की गई थी,
जैसे कि दीवाने रियासत या दीवाने खैरात, ये सारे विभाग किस किस राजाओं ने स्थापित किए। जब मैंने उनके शासनकाल के बारे में आपको बताया, वहां पे मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया था, लेकिन अंत में अभी मैं एक बार पुनः आपको जितने भी ये विभाग हैं और किस राजा ने उनकी स्थापना की वो यहाँ पे आपको दोबारा बताऊंगा। उसके बाद सदर उस सुदूर, ये जो मंत्री हुआ करता सदर उस सुदूर, ये किस विभाग का था? तो दान विभाग और धर्म विभाग। तो दान विभाग और धर्म विभाग का प्रमुख कौन था? वो था सदर उस सुदूर। फिर एक काजी उल कजात, ये न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में। गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता बरीद ए मुमलिक, और रक्षा विभाग का प्रमुख हुआ करता था दीवान ए अर्ज। तो ये कुछ प्रमुख विभाग थे और ये इनके मंत्री या इनके मुखिया हुआ करते थे। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के शासकों ने दूत भी यहाँ पे रखे थे, और ये जो दूत हुआ करते थे ये राजा के बहुत करीबी या बहुत विश्वसनीय पात्र हुआ करते थे। और दिल्ली सल्तनत में दूत को क्या कहा जाता था? बरीद कहा जाता था। और गुप्तचर को क्या कहा जाता था? यजीक कहा जाता है। यजीक हो गया गुप्तचर और बरीद हो गया दूत। स्थानीय नियंत्रण की बात करें तो केंद्र में तो सुल्तान है, ठीक है। केंद्र की जो सत्ता है वहां का मुखिया कौन है? वो है सुल्तान, या सल्तनत का जो मुखिया वो सुल्तान है। सल्तनत को कई प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को यहाँ पे इक्ता या सूबा भी कहा जाता था। और इन प्रांतों या इक्ता या सूबा का जो मुखिया होता था उसको मुक्ति वल्ली या नायाब कहकर बुलाते थे, या उसको मुक्ति वल्ली या नायाब कहा जाता था। फिर प्रांतों को कई जिलों में विभाजित किया गया था जिनको सिख कहा जाता है, और इन जिलों या सिख का जो मुखिया होता था उसको सिकदार कहा जाता था। फिर कई इन जिलों को परगने में विभाजित किया जाता था, यानी एक जिले में बहुत सारे परगने हुआ करते थे और परगने का जो मुखिया हुआ करता था उसका नाम था या उसे कहा जाता था अमील। फिर एक परगने में कई ग्राम आते थे और ग्राम का जो मुखिया था वो था कदम। ग्राम के मुखिया को यहाँ पे क्या कहा जाता था? कदम कहा जाता था। ग्राम ये स्थानीय प्रशासन या जो प्रशासन था दिल्ली सल्तनत में उसकी सबसे छोटी इकाई थी। वैसे हर प्रशासन में, मतलब आप कोई भी वंश उठा के देख लीजिए, अधिकांशतः जो वंश है, अधिकांशतः जो डायनेसी रही है, उनकी जो इकाई थी स्थानीय प्रशासन की या प्रशासन की जो इकाई थी वो ग्राम ही होती थी, यानी अंतिम जो सबसे छोटी इकाई होती वो ग्राम ही होती थी। और ग्राम का यहाँ पे मुखिया था कदम। यहाँ पे एक भूस्वामी भी हुआ करता था प्रत्येक ग्राम स्तर पर, और इसको खूत कहा जाता था। भूस्वामी को क्या कहा जाता? खूत कहा जाता था। अब यहाँ पे हम कुछ विभागों के बारे में चर्चा करते हैं और उन विभागों की स्थापना किसके द्वारा की गई, किस शासक के द्वारा, किस सुल्तान के द्वारा की गई, वो यहाँ पे जानते हैं। ये मैं यहाँ पे विभाग लिख रहा हूं और ये है सुल्तान, क्योंकि ये विभाग अक्सर दिल्ली सल्तनत से पूछे जाते हैं। पहला विभाग है यहाँ पे दीवान ए अर्ज। ये एक सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। दीवान ए अर्ज ये बलबन ने स्थापित किया था। दूसरा यहाँ पे दीवान ए रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत। तीसरा यहाँ पे दीवान ए मुस्तखराज। मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था और इसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। चौथा यहाँ पे दीवान ए अमीर कोही, ये तो मैंने आपको कई बार बताया। अमीर कोही ये कृषि विभाग था और कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जब उसने वो कर बढ़ाया था लेकिन वहां पे किसानों ने विद्रोह किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। पांचवा है दीवान ए खैरात, ये था फिरोज शाह तुगलक। और छठा है
दीवान ए बंदगान, जो दास थे उनके लिए। तो इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। तो ये विभाग जो 6 महत्वपूर्ण विभाग हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीवान ए अर्ज बलबन ने इसकी स्थापना की थी। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा है दीवान ए मुस्त खराज, ये खराज है, ठीक है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी। फिर चौथा है दीवान ए अमीर कोही, कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया। फिर है दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक। और दीवान ए बंदगान, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे और किन किन सुल्तान ने ये स्थापित किए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था भी कंप्लीट हो चुकी है और लगभग दिल्ली सल्तनत यहाँ पे आपको कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है। तो दिल्ली सल्तनत दोस्तों, आपको जितने भी वीडियो आई दिल्ली सल्तनत से संबंधित आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल थी आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों लगातार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एमसीक्यू बनाइए स्वयं, या बहुत सारे सोर्स हैं जहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको याद करने में सहूलियत मिलेगी, क्योंकि ऐसे में अगर आप लगातार पढ़ते जाओगे तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है कुछ दिनों बाद आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो एमसीक्यू की तो फिर आप भूल नहीं सकते हो, लगातार आपका रिविजन होता रहेगा। तो लगातार आप कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें और इसी प्रकार से आगे भी आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। अभी आपको इसके बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा, वो भी आपके सिलेबस में। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट सिलेबस हमने यहाँ पे कराना है और टारगेट ये है कि अगले 3 मंथ में आपका कंप्लीट जीएस सिलेबस कराया जाएगा। जीएस में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या जो भी अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे अगले 3 माह में आपको कराने हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए इसी प्रकार से लगातार, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।